नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 3 नवंबर 2025। हम लोग जो है 3 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और भारत जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोगों को थंबनेल पर क्या है कि भारत बना है विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन। तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और यही हम लोगों का आज का जो है पहला प्रश्न है ना। रात में आप लोग मैच देखे होंगे, यदि रात्रि में मैच देखे होंगे तो आप लोगों को तो मालूम होगा। वैसे जो नहीं देखे हैं उनके लिए और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। लंबे दिनों से आप लोगों के पास जो है करंट अफेयर्स का सेगमेंट का जो वीडियो था नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जो है आप लोगों को रेगुलर मिलेगा वीडियो। छुट्टी की वजह से जो है आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपसे जो है आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। जो भी करंट अफेयर्स बीच में हुआ है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, सभी प्रश्न जो है आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा। चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं हम लोग पहले प्रश्न से और देखते हैं कि हम लोगों के पास पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहीं पर है कि आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। क्या है कि आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, और ये जो है आपको वर्ल्ड कप हुआ था कितना, 50 ओवर वाला वनडे का, है ना। तो आपको वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो अपना देश भारत ही जीता है ना। तो ये आप रात्रि में मैच देखे होंगे तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है कौन जीता है, तो अपना देश भारत के द्वारा ही ये मैच जीता गया है। किसको पराजित करके जीता था, तो दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके जीता था। ये आप याद रखिएगा, उपविजेता भी याद रखना है कि उपविजेता कौन सा रहा। तो उपविजेता जो है आपको दक्षिण अफ्रीकी की टीम रही है ना। तो अफ्रीका का जो टीम है आपको दक्षिण अफ्रीका का टीम, ये आपको उपविजेता रहा। और जबकि विजेता कौन सा रहा, भारतीय टीम रहा। और भारतीय टीम जो है आपको यदि बात करें कि इस बार इसको कितनी राशि प्रदान किया गया, तो 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी यदि बात करें कि रुपये में तो आपको 39.77 करोड़ रुपये का इनाम इनको मिला है। वहीं यदि बात करें कि उपविजेता टीम को कितना है, तो उपविजेता टीम जो आपको दक्षिण अफ्रीका की टीम रही, इनको 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी करीब आप रुपये में बात करते हैं तो 19.88 करोड़ रुपये इनाम राशि। और इस बार जो है ये पहली बार है इतनी राशि महिलाओं को मिला है ना। तो महिला की टीम को जो है इस बार काफ़ी धनराशि प्रदान की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि बात करें कि फाइनल इस बार कहाँ पर खेला गया था, तो फाइनल याद रखिएगा नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था, तो आपको नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। यदि बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन खिलाड़ी रही, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रही आपको दीप्ति शर्मा, है ना। दीप्ति शर्मा महत्वपूर्ण इस बार रोल अदा करती है और आपको ये कितना विकेट लेती है, 22 विकेट लेती है ना। इसी वजह से जो है 22 विकेट लेने की वजह से इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। यदि बात करें प्लेयर ऑफ द मैच का, तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी, तो शेफाली वर्मा रही थी। शेफाली वर्मा आप देखे होंगे 87 रनों की जो पारी खेली थी और 2 महत्वपूर्ण विकेट ली थी आपको फाइनल में। इसी वजह से जो है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी, शेफाली वर्मा रही थी। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको यहाँ से प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यही सब बन सकता है और ये सब प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है ना। भारतीय टीम की आपको कप्तान पता ही होगा कि कौन है, हरमनप्रीत कौर है। तो हरमनप्रीत कौर क्या कहते हैं, भारतीय टीम की, महिला टीम की आपको कप्तान है। और उप कप्तान आपको स्मृति मंधाना है, ये सब आपको पता ही होगा, है ना। तो ये सब पूरे आपको याद रखना है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी आप याद रखिएगा। तो विमेंस वर्ल्ड कप 2025, और ये कौन सा फॉर्मेट में था, तो आपको ये 50 ओवर वाला था, वनडे फॉर्मेट में था। और इस बार जो है ये 13वां एडिशन था। चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं सेकंड प्रश्न पर कि हम लोगों का दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कीट आपको एटलस मॉथ पाया गया है। एक कीट है कि जो कि सबसे बड़ा है, दुनिया का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कीट है, और इसका नाम क्या है, एटलस मॉथ है। और यह किस राज्य में पाया गया, तो ये भारत के किस राज्य में, तो आपको भारत के कर्नाटक राज्य में पाया गया है। कहां पर पाया गया है, तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में पाया गया है। आपको इमेज भी दिखा देंगे। और इसका यदि वैज्ञानिक नाम बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है एटलस मॉथ का, तो एटाकस एटलस है। क्या है, यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं आपको एटलस मॉथ। तो इसको साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं भारतीय भाषा में, लेकिन इसको यदि वैज्ञानिक नाम यदि बात करें तो एटाकस एटलस है इसका वैज्ञानिक नाम। जो दुनिया का क्या है, सबसे बड़ी ये पतंगा, जो कीट आता है सबसे बड़ी पतंगा। और ये कहां पर देखा गया इसको, तो ये आपको कर्नाटक के दावणगेरे जिले के गुड्डे हल्ली में ये आपको देखा गया है
है ना। और यह प्रजाति जो है दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। और इसके पंखों का जो है यदि बात करें कि कितने मीटर का ये फैलाव होता है, तो लगभग ये 25 से 30 सेंटीमीटर तक इसका फैलाव होता है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। और बात करें जैसे ही कर्नाटक का नाम आता है तो कर्नाटक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? सिद्धारमैया है। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा की यदि सीटों की बात करें तो 28 सीटें, और राज्यसभा की कितनी सीटें? आपको 12 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं। तो ये तितली, आपका तितली कह सकते हैं, पतंग कह सकते हैं, तितली ही है ना। ये कीट के अंतर्गत आता है। तितली किसके अंतर्गत आता है? तो आपको बैलोसिम जो है ये आपको कीट के अंतर्गत आता है। और ये सबसे क्या है, इसका क्या नाम है? एटलस मॉथ नाम है ना। यदि वैज्ञानिक नाम बात करें कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एटाकस एटलस इसका वैज्ञानिक नाम है। और लगभग वही 25 से 30 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? फैलाव होता है। और ये एक ऐसा कीट है जो कि जीवन में कह सकते हैं ये इसमें पाचन क्रिया ही नहीं होती है। तो आप ये भोजन करते हुए आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, समझ रहे हैं कि भोजन नहीं करता है और मुख भी नहीं होता है। एक ऐसा आपको ये कीट दिखाई पड़ेगा जिसमें ना मुख पाया जाता है, ना पाचन पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र कहने का मतलब है ये कुछ खाता ही नहीं है। तो ये फिर जिंदा कैसे रहता है? और इसका यदि बात करें कि जीवन काल क्या है, तो जीवन काल आप यदि बात करें यहाँ पर कि कितने दिनों का इसका जीवन काल होता है, तो जीवन काल जो है इसका लगभग आपको 14 से 18 दिनों का होता है। या तो 14 से 18 दिनों के अंतर ये जो कह सकते हैं कि ये जीवन काल इसका होता है। क्या होता है? ये जीवन काल होता है। तो इतने दिनों तक ये जीवित कैसे रहती है? तो जीवित ये रहती है जब इसका जन्म होता है तो ये कोकून अवस्था में रहती है। और कोकून जो है कहाँ पर? पत्तों पर इसका जन्म होता है ना। जो भी ये आपको देखने को मिल रहा है उष्णकटिबंधीय के जो खास करके चौड़े पत्ते पर क्या होता है, चौड़े पत्ते पर इनका क्या होता है? इसका जन्म होता है कोकून अवस्था में। और कोकून अवस्था में ये ऊर्जा संग्रहित करती है। और वही ऊर्जा जो है आपको ये 14 से 15 दिनों तक क्या करती है? अपने शरीर में संचित करती है। उसी से ये अपना काम करती है। तो समझ रहे हैं इसके पास क्या है? पाचन तंत्र ही नहीं है और मुख ही नहीं है। और एक ऐसा ये जीव है जो कि आपको लगभग 14 से 18 दिनों तक जिंदा रहता है ना। समझ चुके होंगे। और इसका क्या नाम है? एटलस मॉथ नाम है। और वैज्ञानिक नाम बात करें कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एटाकस एटलस नाम है। समझ रहे हैं बात को? आज जो आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल रही है, हो सकता है कि कल से जो है आपको लाइव क्लास मिले। रिकॉर्डिंग क्लास किसी कारण से जो है, तकनीकी कारण से जो है आपको रिकॉर्डिंग हो रही है और लाइव नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आपको आज रिकॉर्डिंग मिल रही है। यदि हो सकता है कि कल से आपको लाइव क्लास मिले, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, इसको कवर कर लीजिएगा, प्रश्न को, सभी प्रश्न को कवर करिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? तो विद्यार्थियों को जो है इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए किसने साइबर जागो पहल शुरू किया है? तो साइबर जागो पहल है। और साइबर जागो पहल यदि पूछे आपसे कि साइबर जागो पहल किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो ये आपको पंजाब पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये आप ध्यान रखिएगा। साइबर सुरक्षा के बारे में जो है क्या नाम है आपको? साइबर जागो। इसका क्या नाम है? साइबर जागो। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? तो ये आपको पंजाब पुलिस के द्वारा, है ना। तो पंजाब पुलिस की ये जो है आपको साइबर अपराध शाखा है, इसके द्वारा जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या? आपको साइबर जागो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो उद्देश्य है बढ़ते ऑनलाइन खतरों से बच्चों की सुरक्षा और उनकी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और यह कार्यक्रम के अंतर्गत यदि देखते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में क्या करना है? जागरूकता फैलाना है। तो सिंपल सा बात है कि आपको विद्यार्थियों को क्या करना है? जागरूक करना है। किसके बारे में? इंटरनेट के बारे में। और इसका क्या है, जो बच्चों से खास कर कर सकते हैं कि जो खतरा होता है इंटरनेट से, साइबर सुरक्षा से, उसको जो है यहाँ पर उसके बारे में जागरूकता प्रदान की जाएगी। और ये किसके द्वारा? तो ये आपको पंजाब पुलिस के द्वारा। ध्यान रखेंगे क्या नाम है इसका? साइबर जागो कार्यक्रम है ये, है ना। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है उस पर बातचीत कर लेते हैं। जन भागीदारी, आसान सा प्रश्न है। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो है मॉडल युवा ग्राम सभा पहल कहाँ शुरू की गई है? अभी देखिए बिहार में आपको चुनाव का आपको मौसम देखने को मिल रहा है ना अभी। लेकिन आपको हो सकता है कि इसमें जो है देखिए ऑप्शन है, पटना भी ऑप्शन है। तो इस तरह का यदि प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको जन भागीदारी के बारे में है, तो बिहार संबंधित प्रश्न हो सकता है। लेकिन ये बिहार संबंधित प्रश्न नहीं है। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो है आपको मॉडल युवा ग्राम सभा पहल का जो है शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ पर थी? ये आपको नई दिल्ली में।
कहाँ पर, तो ये ध्यान रखेंगे कि नई दिल्ली में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय जो है मंत्रालय के द्वारा और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया और इसका क्या नाम है, आपको आदर्श युवा ग्राम सभा। और ये कहाँ पर, तो ये आपको नई दिल्ली में। और जैसे ही नाम आता है नई दिल्ली का, तो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो रेखा गुप्ता है। और उपराज्यपाल आपको पता होना चाहिए कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली से, तो आपको 7 सीटें। और वहीं राज्यसभा से यदि बात करें तो आपको 3 सीटें देखने को मिलेगी राज्यसभा से। और कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं एक सभा है, पहल है, और ये है नाम है आपको आदर्श युवा ग्राम सभा, जिसका की शुरुआत कर सकते हैं या प्रारंभ कर सकते हैं कहाँ से, तो ये आपको नई दिल्ली से किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किस देश को भारत ने पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का जो है निर्यात किया गया है। आपको ये जीआई टैग नींबू है, और जीआई टैग नींबू जो है ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। किस देश को ये भेजा जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने पहली बार, है ना, भारत ने पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी, ये दोनों आपको नींबू की आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से नींबू का ही प्रजाति है आपको इंडी और पुलियाकुंडी। तो ये आपको किस देश को भेजा जा रहा है, तो ये आपको इंग्लैंड को, यूके रहे, इंग्लैंड रहे या ब्रिटेन रहे, कोई भी रहे नाम, तो आपको मारना है क्या, तो कह सकते हैं या आपको इंग्लैंड दिया हुआ रहे, या हो सकता है कि ब्रिटेन रहे, या हो सकता है कि यूनाइटेड किंगडम रहे, कुछ भी नाम रहे, तो आपको ये आंसर होगा इंग्लैंड होगा, है ना। तो यदि यूके रहेगा ऑप्शन में तो यूके दे देंगे, यदि ब्रिटेन रहेगा तो ब्रिटेन दे देंगे, सिंपल सी बात है ना। और ध्यान रखेंगे, और यदि बात करें कि ये पाया कहाँ से आता है ना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको 2 प्रजाति देखने को मिल रहा है, नींबू की 2 प्रजाति है। और इसका कह सकते हैं कि कौन कौन सा है, आप एक इंडी लाइम है ना। तो सबसे पहली बात है कि आप देखेंगे कि इंडी लाइम, तो ये कहाँ पर, किस राज्य में तो इंडी लाइम पाई जाती है, ये कर्नाटक में पाई जाती है। वहीं तमिलनाडु की जो आपको है पुलिया कुंडी, इसका नाम है, क्या नाम है, पुलिया कुंडी। और ये भी लाइम है, नींबू की ही है और नींबू ही है। और ये पुलिया कुंडी तमिलनाडु में, जबकि इंडी क्या है, कर्नाटक में। दोनों याद रखेंगे, और दोनों को क्या है, जीआई टैग प्राप्त है। और ये दोनों को कहाँ पर भेजा गया, हवाई मार्ग से आपको भेजा गया, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम, यूके के लिए निर्यात किया गया है। तो स्वाभाविक बात है यदि ऐसा किया गया है तो एग्रीकल्चर में इसको क्या, एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फायदा देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जो है आपको ये भेजा गया है, ऐसा जो करना है संभव हो पाया है। तो ये ध्यान रखेंगे, जीआई टैग है तो जीआई टैग आपको याद रखना है। किस राज्य में, ये भी आपको बता चुके हैं कि किस राज्य में, कर्नाटक की आपको इंडी लाइम, जबकि तमिलनाडु की कौन सी, पुलियाकुंडी लाइम, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है। रविंद्र कोड़ी सेट्टार है ना, एक नाम है आपको रविंद्र, क्या नाम है कि रविंद्र, नाम है रविंद्र कोड़ी सेट्टार। कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए जो है इनको चुना गया है। क्या है, राज्योत्सव के अवार्ड के लिए चुना गया है। और पूछा जा रहा है क्या ये कौन है, ये क्या कर रहे थे, या किस क्षेत्र में इन्होंने ऐसा काम किए हैं, किस क्षेत्र में अपना नाम कमाए हैं, जो इनको राज्योत्सव अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। किस राज्य के लिए, तो ये कर्नाटक के लिए। तो ये क्या है, ये आपको आर्कियोलॉजिस्ट है ना, आर्कियोलॉजिस्ट है। ये इसका अर्थ है कि पुरातत्वविद हैं, ठीक है, पुरातत्वविद हैं। ये जो आपको देखने को मिलता है पुरातत्वविद, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो ये आपको पुरातत्वविद देखने को मिलते हैं। कहाँ के हैं, ये आपको कर्नाटक राज्य के हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है यही है आपको, कौन है आपको, ये रविंद्र कोड़ी सेट्टार हैं। और इन्हीं को जो है कर्नाटक के लिए क्या भेजा गया है, क्या कौन सा पुरस्कार, ये राज्य उत्सव पुरस्कार से जो है इनको प्रदान किया गया है। कौन सा, तो ये आपको राज्य उत्सव अवार्ड है ना। तो राज्य उत्सव अवार्ड जो है किनको, तो ये रविंद्र कोड़ी सेट्टार को आपको प्रदान किया गया है। और ये सिंपल सी बात है कि आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है, ये आपको जो भारतीय प्रागैतिक इतिहास है ना, तो भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को जो है वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। शैक्षिक योगदान कह सकते हैं, विशिष्ट अनुसंधानकार, और ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। 4 दशक से जो है भारत के लिए ये काम कर रहे हैं। किस क्षेत्र में, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये कर्नाटक राज्य के हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा कि अगला प्रश्न देखिए, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि सबसे ज्यादा उम्र के ये राष्ट्रपति बन रहे हैं। देखिए क्या है प्रश्न, अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो है आपको स्टेशन सब पे यदि छोटा छोटा जो नोट्स पढ़ते होंगे, छोटा छोटा जो जीके का आप किताब देखते होंगे, उसमें ये सब तरह का इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या है, और रोचक प्रश्न के अंतर्गत ये सब आता है ना। तो दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में जो है पॉल बिया को आपको दिया हुआ है, क्या पॉल बिया को जो है देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। थोड़ा सा यहाँ प्रश्न को सुधार करिएगा कि किस देश का कर दीजिएगा, है ना। दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में जो है पॉल बिया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यहाँ पर किस छूट गया है ना, तो किस देश का जो है आपको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको पॉल बिया को। तो ये दुनिया के क्या है सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं, और पूछा जा रहा है ये किस देश के। तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर इसका होगा कैमरून होगा। कौन सा आंसर होगा, कैमरून होगा। दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के बारे में बात करने की, दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में पॉल बिया को जो है आपको किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो ये आपको कैमरून को, है ना। कैमरून देखे होंगे, कैमरून किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो कैमरून आपको अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आप अफ्रीका का देखे होंगे, कौन सा इलाका देखे, आप किस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो आप जो है आप इसका, आइए एक मिनट, ये जो आप अफ्रीका का मैप देख रहे हैं, अफ्रीका का मैप का आपको ये कौन सा भाग देखने को मिल रहा है, आपको ये ईस्ट देखने को मिल रहा है, और ये आपको वेस्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो आपको ये कलर वाला भाग देखने को मिल रहा है ना, ये कलर वाला जो भाग आपको देखने को मिल रहा है, यही क्या है, आपको कैमरून है। और कैमरून अफ्रीका के आपको किस भाग में देखने को मिल रहा है, तो अफ्रीका के आपको वेस्ट के क्षेत्र में, पश्चिम के इलाके में आपको एक देश देखने को मिल रहा है कैमरून। और यहीं पर दुनिया का सबसे वृद्ध राष्ट्रपति यहाँ पर चुना गया है। और ये कितने वर्ष के हैं, तो ये आपको 92 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं, तो आपको पॉल बिया, इनका नाम क्या है, तो पॉल बिया है। और ये कितने वर्ष के हो चुके हैं, तो ये 92 वर्ष के हो चुके हैं। और 1982 से लगातार ये सत्ता में बने हुए हैं। समझ रहे हैं बात को, 1982 से ये लगातार क्या है, सत्ता में बने हुए हैं, और 92 वर्ष के हो चुके हैं। और इस वर्ष जो है फिर से इनको जो है बहुमत के तहत जो है इनको अच्छे से ये जीत हासिल किए हैं, और ये 8वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और उनका कार्यकाल जो है, स्वाभाविक बात है कि 92, आपको यहाँ पर जो है 7 वर्षों के लिए आपको 99 है ना, तो आपको यहाँ पर जो है कितने वर्ष, 99 वर्ष के लिए जो है कह सकते हैं कि यदि ये जिंदा रहते हैं तो अपना ये कार्यकाल पूरा करेंगे, है ना। लगभग जिंदा ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे अभी ये देखने को मिल रहा है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कौन, कैमरून। और कैमरून की यदि बात करें कि कैमरून की राजधानी क्या है, तो कैमरून की राजधानी आपको योआंडे है, योआंडे है। और यहाँ पर मुद्रा की यदि बात करें कि मुद्रा याद रखिएगा अफ्रीकी सेंट्रल फ्रैंक मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति आपको पता है चूंकि पॉल बिया जो कि 92 वर्ष के, और प्रधानमंत्री कौन, जोसेफ एन गुटे हैं। ये 2019 में ही यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नए हैं, है ना। 2019 से कह सकते हैं नए प्रधानमंत्री कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति लंबे दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं, पॉल बिया बने हुए हैं। 1982 से लगातार ये पॉल बिया बने हुए हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है पॉल बिया, जो कि आपको कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये आपको फिर से बन रहे हैं आपको कैमरून के। और ये कितने वर्ष के हो चुके हैं, तो ये आपको 92 वर्ष के हो चुके हैं, है ना। तो दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में जो है इनका नाम अब किताबों में लिखा जा रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि कौन सा प्रश्न है, हाल ही में जो है किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए जो है नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। क्या है प्रश्न, बात करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो है नाइटहुड सबसे सम्मानित पूछ रहा है कि नाइटहुड से जो है हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये नाइटहुड से सम्मानित किया गया आपको जेम्स एंडरसन को, है ना। और जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और इंग्लैंड के क्या है, ये पूर्व तेज गेंदबाज हुआ करते थे। और इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक सबसे ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो कि टेस्ट में सबसे सर्वाधिक विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के ये महान क्रिकेटर के अंतर्गत आते हैं, और तेज जो फास्ट बॉलिंग करते हैं, है ना, तो इंग्लैंड के महान क्रिकेटर के अंतर्गत आते हैं। और टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये तेज गेंदबाज हैं। किसके तरफ से, ये पूरे भारत, या आप कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं भारत की तरफ से नहीं या पूरे विश्व की तरफ से नहीं, ये केवल इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज आपको देखने को मिलते हैं, ये कौन है, ये आपको जेम्स एंडरसन है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जेम्स एंडरसन है, और इनके साथ में जो इनके परिवार का तस्वीर है, तो जेम्स एंडरसन। और जेम्स एंडरसन जो है आपको
क्या कहते हैं, इनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो नाइटहुड यानी सर, ठीक है। अब जो है इनको नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा या इनको सर की उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। और ये नाइटहुड की सम्मानित जो है आपको ब्रिटिश शाही परिवार के द्वारा जो है ये प्रदान की जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है आपके लिए देख लेते हैं। हाल ही में जो है एक आपको नया जिला की घोषणा की गई है कि नया जिला बनाया जाएगा, और नए जिला का नाम क्या है, और नए जिला का नाम है कल्याण सिंह नगर, है ना। तो कल्याण सिंह नगर जो है आपको 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा। आपको याद रखना चाहिए कि आपको कल्याण सिंह जो है किसी राज्य का आपको मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, और पूछ रहा है कि 76वां जिला, है ना। तो आपको 76 जिला किस राज्य में, 75 जिला किस राज्य में हुआ करता था। आपको 75 जिला हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही एक नए जिला की स्थापना आने वाले दिनों में होगा, और इसका नाम क्या होगा, कल्याण सिंह नगर। जिले का क्या नाम होगा, कल्याण सिंह नगर। और ये किस राज्य का, तो अब आंसर आप लोगों को बन चुका होगा, उत्तर प्रदेश का, है ना। कौन सा आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह नगर जो है आपको उत्तर प्रदेश का। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर बात चलने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा रोचक तथ्य के अंतर्गत देख लेते हैं कि आज़ादी से पहले भारत में कितने जिला हुआ करता था, और अभी वर्तमान में कितना जिला है। और ये जो जिला बनाया जाएगा किस जिले को, उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति देख रहे होंगे तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर जो ये आपको कल्याण सिंह नगर जिला है ये कैसे बनेगा, किस जिले को काट कर बनाया जाएगा। तो क्षेत्र तो फिक्स है, ऐसा नहीं कि क्षेत्र कोई नया क्षेत्र बना दिया जाएगा, तो क्षेत्र तो फिक्स है। और जब क्षेत्र फिक्स है तो आपको किसी न किसी जिला का जो है इसमें कट ऑफ किया जाएगा। कौन कौन से जिला को, तो आपको जो है यहाँ पर जो इसका जब जैसे ही कल्याण सिंह नगर का निर्माण होगा तो अलीगढ़ जो आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है कहाँ पर, आपको उत्तर प्रदेश में, और बुंदेलशहर जो देखने को मिलता है, ये दो डिस्ट्रिक्ट है ना। आपको कौन कौन सा, अलीगढ़ और बुंदेलशहर, इस दोनों हिस्सों को जो है मिलाकर क्या कर दिया जाएगा, बुंदेलशहर जो आपको देखने को मिलता है, अलीगढ़ और बुंदेलशहर को जो देखने को मिलता है, यही दोनों को मिलाकर क्या करेगा, कुछ हिस्से को बनाकर आपको एक नया जिला बनाया जाएगा। और उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपको कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह क्या है, आपको उत्तर प्रदेश के क्या है, आपको पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और यहाँ पर जो है इन्हीं वजह से जो है कल्याण सिंह जो है कह सकते हैं कि खास करके बीजेपी की तरफ से जो है इनका प्रमुख तौर पर नाम लिया जाता है। और जब राम मंदिर आप देखते हो कि राम मंदिर का जो खास करके जब वहाँ पर तोड़ फोड़ सब हुआ था तो उस समय जो है ये अपना राजनीति, उस वक्त का राजनीति में ये महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे। इसी वजह से जो है राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जो है आपको देखने को मिलता है ये वहीं से करते हैं, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आपको कल्याण सिंह जो है अपनी राजनीतिक यात्रा किया करते हैं, शुरुआत करते हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आपको पता होगा, है ना। और अभी वर्तमान में कितना जिला है भारत में, 797। ये हो सकता है किसी किसी को ना पता हो, तो ये आपको याद रखना है। भारत में वर्तमान में कितना जिला है, 797 जिला वर्तमान में है ना। और आज़ादी की बात करते हैं कि आज़ादी के वक्त में जो है 1947 में देश में करीब कितने जिले थे, तो 230 जिले थे, जिनमें ब्रिटिश भारत के 17 प्रांतों और सैकड़ों रियासतों के क्षेत्रों को मिलाया गया था। आज़ादी के बाद जो है संयुक्त प्रांत के नाम से पहचान रखने वाले उत्तर प्रदेश में जो है 35 से 38 जिला हुआ करते थे, ठीक है। तो आपको पहले उत्तर प्रदेश का आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम हुआ करता था, संयुक्त प्रांत हुआ करता था, बाद में इसका नाम जो है परिवर्तन किया गया है। और जैसे ही नाम आता है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और मुख्यमंत्री आपको सभी को मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें आपको उत्तर प्रदेश से आती है, कितना, 80 सीटें। यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें कहाँ से आती है, उत्तर प्रदेश से, जो है कितना, आपको 31 सीटें हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नया जिला किस बनाया जाएगा और कौन से राज्य में, तो आपको उत्तर प्रदेश में। और जिले का क्या नाम होगा, तो जिले का नाम होगा आपको कल्याण सिंह नगर। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और यदि आप धर्म से संबंध रखते हैं तो आपके लिए एक प्रश्न है, और देखिए कौन सा प्रश्न आपके लिए है। आस्था रखते हैं उसके लिए है ना, आस्था नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है। हाल ही में जो है आर्कियोलॉजिस्ट्स, है ना, क्या है कि हाल ही में जो है आर्कियोलॉजिस्ट्स के ने किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना जो है मंदिर खोजा गया है। एक सभ्यता हुआ करती थी, और उस सभ्यता का क्या नाम हुआ करता था। इस सभ्यता को पढ़ाया जाता है, आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक सभ्यता पढ़ाया जाता है, वो सभ्यता का क्या नाम है, दिलमुन सभ्यता। और ये सभ्यता जो है 4000 वर्ष पुराना है।
और यहीं पर जो है एक मंदिर, पुराना मंदिर खोजा गया है। तो ये कहाँ पर है? ये दिलमुन सभ्यता जो आपको देखने को मिलती है, ये सभ्यता आपको आसान सा प्रश्न है कि पूछा जाएगा कि दिलमुन सभ्यता आपको किस देश में या किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? ये कुवैत में। कहाँ पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुवैत होगा। क्या होगा आंसर? तो इसका कुवैत आंसर होगा, है ना। तो दिलमुन सभ्यता कहाँ पर? और दिलमुन सभ्यता जो है आपको कुवैत में देखने को मिलता है, और यहीं पर जो है 4000 साल पुराना जो है एक मंदिर का अवशेष खोजा गया है। ये जो आपको चित्र देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है दिलमुन सभ्यता का एक मंदिर अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये कितने दिनों का पुराना है? तो ये आपको जो है आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बताते हैं कि ये 4000 साल पुराना ये दिलमुन सभ्यता से जुड़ा हुआ एक मंदिर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। दिलमुन सभ्यता जैसे ही पूछे, देखिए ये हिस्ट्री से संबंधित है और आप देख रहे हैं कहाँ पर? करंट अफेयर्स में देखना है। और कौन सा सभ्यता है? ये सभ्यता ध्यान रखना है कि दिलमुन सभ्यता। और दिलमुन सभ्यता जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, किस देश में? तो आपको ये कुवैत में देखने को मिलता है। और ये कितना पुराना है? तो ये आपको जो पुराना देखने को मिलता है 4000 साल पुराना देखने को मिलता है। हम लोगों के भारत में जो था कौन सी सभ्यता था? तो हम लोगों के भारत में जो है आप पढ़ते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। यदि बात करें आपको दिलमुन सभ्यता की, ये स्वाभाविक बात है कि ये क्या होगी? ग्रामीण सभ्यता होगी, है ना। ये 4000 साल पुराना है और ये आपको देखने को मिलता है। यहीं पर एक जुड़ा हुआ क्या खोजा गया है? मंदिर खोजा गया है। तो दिलमुन सभ्यता जो है प्राचीन अरब प्रायद्वीप में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसका मुख्य केंद्र जो है बहरीन, बहरीन में भी देखने को मिलेगा, है ना। बहरीन में फैला का एक द्वीप देखने को मिलता है। ठीक है, बहरीन देख सकते हैं, बहरीन का, और फैला का द्वीप देख सकते हैं, और उसके बाद कुवैत देखने को मिल रहा है। तो बहरीन, कुवैत आपको क्या एक फैला का द्वीप है, और यहीं पर जो है ये सब क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। और यह सभ्यता जो है व्यापार के लिए जो है मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी को जोड़ने वाली एक प्रमुख कांस्य युगीन केंद्र हुआ करती थी। ठीक है, तो कांस्य युगीन केंद्र हुआ करती थी। ये सब आपको पढ़ाया जाता है कहाँ पर? कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को जोड़ती थी कि कौन किसको किसको? मेसोपोटामिया सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, है ना। और ये सभ्यता क्या नाम था? दिलमुन। पढ़ाया गया होगा आपको, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो हम लोगों का जो है करंट अफेयर्स का सेगमेंट यहीं तक था, लेकिन हम जो है आपको जब छुट्टी हुई थी तो आप लोगों से अंत में जो है एक प्रश्न छोड़ के गए थे, और उसका आंसर बता रहे हैं। आज बता रहे हैं, लंबे दिनों के बाद बता रहे हैं, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। यदि आप वो प्रश्न आपको याद नहीं तो कम से कम रिवीजन हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न आपको दिए थे और उसका सही आंसर क्या है। आप लोगों के लिए जो है एक प्रश्न छोड़ के गए थे, उसका सही आंसर देखते हैं। आज देखते हैं, हाल ही में जो है कौन सा देश दुनिया में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के माँ से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? ये प्रश्न था आप लोगों के लिए, और इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव होगा। हम लोगों का छोटा सा पड़ोसी देश पड़ता है मालदीव, और यही जो है आपको HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस जैसे बीमारी जो होती है, और ये बीमारी यदि माँ ग्रसित होती है तो बच्चों को भी संभावना बनी हुई रहती है। लेकिन अब जो है इस पे जो है रोक, कह सकते हैं कि रोकथाम कर दिया जाएगा। किस देश के द्वारा? तो ये मालदीव के द्वारा, है ना। इसको समाप्त कर दिया गया है कि अब जो है आने वाली जो जनरेशन है, यदि माँ इस बीमारी से ग्रसित है तो बच्चे को ये बीमारी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कौन सा आंसर होगा? तो मालदीव। और मालदीव इस पे कह सकते हैं कि खोज कर लिया है, तो आने वाले दिनों में सभी देशों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। और आज का प्रश्न जो है, कह सकते हैं कि आज का प्रश्न आपको लंबे दिनों से जो है वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आपको अंत में जो आपको वीडियो दिए थे उसमें आपको एक प्रश्न कवर करवाए थे। किसके बारे में? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं है। इसका जो है आप जवाब कहाँ पर दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न आप लोगों को देख लेते हैं क्या है कि आपको हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? और इंडेक्स जो है आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछता है ना। सभी परीक्षा में लगभग आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा, प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, क्योंकि लंबे दिनों से जो है आप करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो है आप लोगों को प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिलेगा। आपको शुरुआत में भी बता दिए, फिर से एक बार बता देते हैं कि आपको जो है प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिलेगा। छुट्टी के वजह से जो है करंट अफेयर्स आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग जो है इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। नमस्कार।